जीवन में सफलता का रहस्य ये नहीं है कि आप कभी असफल ना हो, बल्कि ये है कि आप हर बार गिरकर भी उठें और नए जोश के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आपसे हम भाग लेने की अपील करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप हमारे पोल्स पर भरपूर वोट करते हैं। नतीजों के साथ हर रोज मैं शिवम दत्त मेहता खड़ा हो जाता हूं आपको विश्लेषण के साथ खबर दिखाने के लिए। आज कौन से बड़े मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं, जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। देखिए, मोदी ट्रंप एक साथ कैसे? आज इनकी मुलाकात है, भारतीय समय अनुसार रात को 2:30 बजे होगी और आपको लाइव अपडेट्स हम लगातार सुदर्शन न्यूज पर देते रहेंगे। फिर आगे जेपीसी कौन सी? वक्फ बोर्ड की जेपीसी पर हंगामा इतना हुआ, विपक्ष को इतनी मिर्ची लगी कि भाई उन्होंने पहले तो सदन को चलने नहीं दिया, हंगामा किया, फिर वॉकआउट कर गए, लोकसभा से बाहर चले गए। और फिर ये वाला मुद्दा भी, आरएसएस का नया भव्य मुख्यालय जो बना है, कैसा ये दिखता है, इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। कितना उन्नत है, कितना हाईटेक है, कितना खूबसूरत है, कितना दिव्य भव्य, तमाम चीजें आपको बताएंगे आज आरएसएस के मुख्यालय के बारे में। फिर पावर कट का सच, जो आरोप, आप देखिए सरकार में नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन आरोपों का दौर जो है वो जारी है। आरोप पर आरोप कि भाई अब जनता को पता लग गया है कि भाई सरकार बदलने से क्या होता है। ये आरोप आतिशी के हैं। पावर कट्स को लेकर कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर भी विश्लेषण बनता है, ये भी आपको जनमत में दिखाएंगे। चलिए, ये तो थे मुद्दे जिनके बारे में आज चर्चा करनी है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी अपडेटेड खबर, जिसको सबसे पहले आपने सुदर्शन न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देखा, वो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना। जी हां, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति शासन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नया मुख्यमंत्री का इंतजार था। इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा ऐसे समय में आया था जब विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने आज ही राजभवन में बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लिया जाता है, जब राज्य सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद संपित पात्रा इन दिनों मणिपुर दौरे पर हैं और बुधवार को उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार मुलाकात की थी। इस महीने की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत को दिल्ली बुलाए जाने के बाद मणिपुर में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने से पहले एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। एन बीरेन सिंह को राज्य में जातीय संघर्ष से निपटने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की ओर से ये उम्मीद जताई गई थी कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के पद छोड़ने से, यानी इस्तीफे के बाद पद छोड़ने के फैसले के बाद कोई संकट नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की मदद से मुद्दों को सुलझा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है या फिर और भी कई जो अन्य कारण होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ग्राफिक्स भी आपके लिए तैयार किए हैं हमने, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कितनी बार, अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा चुका है भारत में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। ये भी आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 बार, मणिपुर में 10 बार, और कौन से वर्ष में है ये आप पढ़ सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में सरकार काम करने में असमर्थ हो जाती है तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। फिर अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार लगाया गया है। वहीं सबसे लंबी अवधि के लिए पंजाब में 1987 से 1992 तक
राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासन की विफलता और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1951 में पंजाब में लगाया गया था और अंतिम बार 2019 में महाराष्ट्र में, जब सरकार बनने में देरी हो रही थी। भारत में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है और प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन चलता है, यानी सेंटर सरकार चलाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के मुख्य कारण जो हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। एक, सरकार के पास बहुमत ना होना। देखिए, अगर किसी सरकार राज्य में चुनाव के बाद कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती या गठबंधन सरकार टूट जाती है तो सरकार गिर जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण है महाराष्ट्र 2019, जब शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के बीच मतभेद के कारण सरकार नहीं बन सकी। अब ये दूसरा मुद्दा, संवैधानिक मशीनरी की विफलता। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही या राज्य का प्रशासन पूरी तरह से विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कानूनी व्यवस्था बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तीसरा, कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या। जब किसी राज्य में भारी हिंसा, दंगे या उग्रवाद की स्थिति बन जाती है और राज्य सरकार इसे नियंत्रित करने में असफल होती है तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उदाहरण, पंजाब 1987 से 1992 आतंकवाद और खालिस्तान आंदोलन के कारण राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर अगला जो प्लेट है, अगली ग्राफिक्स आपको बताते हैं, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता और जो कारण है उसमें क्या है। अगर किसी राज्य की सरकार बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है या सरकारी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उदाहरण, झारखंड 2013 सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और पांचवा, चुनाव में देरी। जब किसी राज्य में चुनाव कराने में देरी होती है या नई सरकार बनाने में कठिनाई होती है तो अंतरिम रूप से, टेम्पररी रूप से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उदाहरण, जम्मू कश्मीर में 2018 विधानसभा भंग होने और चुनाव में देरी होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया भी आप जानते चलिए। देखिए, राज्यपाल केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजता है कि राज्य में सरकार काम करने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं जिससे राज्य की सरकार बर्खास्त की जाती है और राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार राज्यपाल के अधीन यानी गवर्नर के अधीन आ जाता है। अब 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहता है केवल, और संसद की अनुमति से ही इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसको हटाना कैसे, यह भी जान लीजिए, इसकी क्या प्रक्रिया है। अगर राज्य में चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया है तो वो इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये कल की खबरों में आप इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने सुदर्शन न्यूज पर जनमत में ये पूरा जो मुद्दा है अच्छे से समझ लिया है कि पीएम मोदी इस वक्त यूएस में है, वाशिंगटन में है और उनकी मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन क्या खास है, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से ये लीजिए कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यूएस में पीएम मोदी करेंगे अहम द्विपक्षीय बैठक और रात को 10 बजे से रात 1:30 बजे तक कई बैठकें हमारे भारत के समय के अनुसार रात 10:30 बजे पीएम मोदी यूएस एनएसए पर चर्चा, यह है चर्चा की बात है। और 11:30 बजे पीएम मोदी इलॉन मस्क की बैठक है। ये देखिए, इलॉन मस्क ट्विटर के यानी एक्स के मालिक और साथ ही साथ स्पेस एक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक के साथ। और 12:15 पर पीएम मोदी बड़े कारोबारियों के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आपको मैंने ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से पूरी खबर बताई। रात को 10:30 बजे पीएम मोदी यूएस एनएसए पर चर्चा होगी और 11:30 बजे पीएम मोदी इलॉन मस्क की बैठक होने वाली है। और साथ ही साथ 12:15 पर पीएम मोदी बड़े कारोबारियों से चर्चा करेंगे 12:15 पर। बड़ी खबर। और कल भी आपको मैं बता दूं, दिन भर आपको ये कवरेज जो है सुदर्शन न्यूज पर लगातार देखने को मिलेगी। और आज 10 बजे से रात 1:30 बजे तक कई बैठकें, बिल्कुल भी सोने का दिन नहीं है। सोने का मौका मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और लगातार एक तरीके से मैराथन मीटिंग्स आप इनको समझ सकते हैं, कह सकते हैं। 12:15 पे पीएम मोदी बड़े कारोबारियों से चर्चा करेंगे। चलिए, ये भी आपको खबर हमने बताई ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से।
पीएम मोदी अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज सुबह वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए कॉल किया था और इसी दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका दौरे का न्योता दिया था। पीएम मोदी अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, जहां वो ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है और व्हाइट हाउस के ठीक सामने है। अमेरिका पहुंचने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी की मुलाकात तुलसी गाबर्ड से हुई थी, जो ट्रंप के प्रशासन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं। आज पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करनी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बैठक में दोनों नेता जो हैं वो ट्रेड, निवेश, एनर्जी, डिफेंस और इमिग्रेशन पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के डेलीगेशन की कुल 6 बैठकें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। मीटिंग से पहले और बाद में दोनों नेता ओवल ऑफिस में मीडिया को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी व्हाइट हाउस में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क से भी मुलाकात करेंगे, जो ब्रेकिंग न्यूज में हमने आपको बताया। मस्क कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं और दोनों के बीच पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। पिछले साल मस्क के भारत दौरे पर आने का भी प्लान था, लेकिन एक जरूरी मीटिंग की वजह से मस्क को यह दौरा रद्द करना पड़ा। इलॉन मस्क समेत अमेरिकी कारोबारियों से पीएम मोदी की मुलाकातों पर भी सभी की नजरें रहेंगी। बता दें कि पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया। अब बात करते हैं कि भारत और अमेरिका को एक दूसरे से क्या चाहिए, क्या मिले। मोदी ट्रंप की मुलाकात से कांप रहे दुश्मनों यानी कि भाई चीन, पाकिस्तान। एक तरीके से पाकिस्तान तो है ही 100%, लेकिन चीन जो है वो कभी मित्र बनता है, कभी दुश्मन बनने का प्रयास करता है, कभी छलावा करता है। तो 98% लोग तो परेशान हैं ही, दुश्मन जो है वो कांप रहे हैं। ये कॉन्फर्मेशन ये पक्का हो गया है हमारे वोट से। और ये लीजिए लाइव तस्वीरें आपको ये सुदर्शन न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं। लीजिए पीएम मोदी जो है, अब ये चर्चा जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये लीजिए, ये पहली ऑफिशियल मीटिंग और ये तस्वीरें आपको इस वक्त सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ पर। जैसा कि हमने आपको कहा था, आज मैराथन मीटिंग्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी और चर्चाओं पर क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी आपको हम बताएंगे। आप एस जयशंकर जी को भी देख सकते हैं वहां पर आगे सबसे, वहां पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन डेलीगेशन में टीम के साथ, और ये बातचीत की लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये अमेरिका में मोदी मैजिक और दोस्ती का नया दौर, और कुछ ही पलों में यहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और उससे पहले तमाम मंत्रियों से, नेताओं से, महत्वपूर्ण अधिकारियों से और खासतौर पर इलॉन मस्क से बैठक की तस्वीरें भी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर यानी राष्ट्रीय और भी मुद्दों की बात करते हैं। बात करेंगे अमानतुल्लाह खान की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने आप विधायक की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया और पुलिस को आदेश दिया कि वो पूछताछ को सीसीटीवी निगरानी में ही करें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज ये फैसला सुनाया है। अमानतुल्लाह खान पर सोमवार को एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। उसकी तलाशी में दिल्ली, यूपी और पंजाब में छापेमारी भी हो रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। आप विधायक पर आरोप है कि उसे जामिया नगर में पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले को वो लीड किया था। इसके साथ ही कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार भी करवाया था। बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आप नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। और पत्र क्या लिखा? उन्होंने पत्र में ये लिखा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैं कहीं भागा नहीं हूं, जबकि वो भागे हुए थे, ये सभी जानते हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं, ये आरोप लगाया। पत्र में लिखा जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है, ये वो कह रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने अपने कागजात दिखाए तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामलों में फंसा रही है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मामले में ये राहत उन्हें अस्थायी रूप से मिली है, जिससे उन्हें जांच में सहयोग करने का मौका मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले से आप खेमे में हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और इस बीच कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में आगे क्या खुलासा होता है और ये क्या राहत जो मिली है, क्या टेम्पररी राहत है और क्या वाकई मिलनी चाहिए थी। फिलहाल 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक है और अब सीसीटीवी पर जो है सारी
सारी पूछताछ होगी। लेकिन हमने आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि गिरफ्तारी होना तो अच्छी बात है लेकिन नहीं है, रोक लगी है, तो अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर रोक सही है क्या? आपकी क्या राय है? ये उत्तर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में सही नहीं बोला है। दर्शकों सभी ने, मैक्सिमम ने, 88% लोगों ने सही बोला है कि भाई ये जो है सही नहीं है। 88%, 88% लोग हैं गिरफ्तारी पर रोक सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस दोनों के बीच का एक ऐसा मामला है जो चर्चा में है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर आरोप लगाया कि गोगोई की जो पत्नी है उनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। अब गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब गोगोई की पत्नी के संबंध पाकिस्तान की ISI से निकले हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के सलाहकार अली तौकीर शेख के साथ गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न काम करती थीं। राहुल गांधी और गोगोई भारत को कमजोर कर रहे हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार से जांच की मांग की है। अब देखिए, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गोगोई ने आरोपों को फर्जी बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी पर ISI एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे निराधार आरोप लगा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए ऐसी ही अभियान चलाया था, वो कह रहे हैं। गोगोई ने कहा कि असम विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी कमजोर पड़ गई है, लोगों का बीजेपी पर से भरोसा उठ गया है, वो कह रहे हैं, ये गोगोई कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है। अब गोगोई ने कहा, अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की ISI एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक परिवार जिसके खिलाफ कई मामले और कई आरोप हैं वो मेरे खिलाफ आरोप लगाता है। असम के मुख्यमंत्री ये आरोप केवल अपने खिलाफ आरोपों से ध्यान हटाने के लिए लगा रहे हैं और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मांग जो है कि पाकिस्तान कनेक्शन की जांच हो। और सीएम शर्मा ने कहा कि गोगोई को बिना जवाब दिए छोड़ा नहीं जा सकता। अब मुख्यमंत्री यानी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेन वॉश करने के आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोगोई को ISI से संबंध युवाओं के ब्रेन वॉश करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने और पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के बारे में भी गंभीर सवालों के जवाब देना चाहिए। दरअसल हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तानी एजेंसी से जो है संभावित संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की गतिविधियों के बारे में चिंता जताई गई थी। इन रिपोर्ट्स ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। अब दोनों तरफ से यह है एक तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी फटाफट अंदाज में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कि गोगोई की बीवी के ISI कनेक्शन की हो जांच। 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। बात करेंगे आतिशी की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पीसी के दौरान, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला बोला और बिजली कट यानी पावर कट को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लंबे पावर कट्स की शिकायतें आ रही हैं, जिसमें मोहन गार्डन, सनलाइट कॉलोनी, राधेपुर, विकासपुरी, आनंद पर्वत, मलकागंज, तिलक नगर, उत्तम नगर, विकास नगर एक्सटेंशन आदि इलाके शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं कि संगम विहार में 6 घंटे से ज्यादा के पावर कट हुए हैं, लेकिन BSES टाटा पावर की ऑनलाइन शिकायतों के डेटा आधार पर कहा कि 3 दिन में पावर सेक्टर का 24 घंटे की बिजली सप्लाई का कोलैप्स जो है होना, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी सरकार 24 घंटे मॉनिटरिंग करती थी और अब नहीं हो रहा है। आतिशी ने दावा किया कि लोगों को इन्वर्टर खरीदना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में पता चल गया, वो कह रहे हैं कि लोग, उनके तरफ से स्टेटमेंट है कि लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में पता चल गया है कि शायद हमसे गलती हो गई, बीजेपी से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती। आतिशी ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो पीक डिमांड में क्या होगा जब 8500 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में बिजली का बुरा हाल है।
आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है, जहां घंटों घंटों पावर कट रहता है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार और दूसरी तरफ बिना पढ़े लिखे फर्जी डिग्री और गाली गलौज करने वालों की सरकार के बीच यही फर्क होता है और दिल्ली वालों को यह एहसास अब हो रहा है। अब आतिशी के इस दावे के इस कुछ सच्चाई और फिर ये दावा भी जो है केजरीवाल के क्या यमुना के दावों की तरह झूठ है, ये एक प्रश्न है। इसका जवाब तो जनता देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के दावे और वादे हमेशा से झूठे रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई के वादे से लेकर यमुना में जहर के दावे तक किसी भी चीज में सबूत पेश नहीं कर पाए। अब ये मौजूदा जो बिजली कटौती का मामला है, इस पर भी क्या ही सबूत हैं। और एक पावर ट्रांसफर जो होती है, उसमें सीएम चेंज होता है, सरकार बदलती है, उस दौरान ये आरोप लगाए गए हैं अनियमितता के। चलिए, इस खबर पर भी हमने कहा चलिए जनता बेहतर ज्यादा समझती होगी, हमने जनता से प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से। केजरीवाल की तरह झूठा है आतिशी का दावा? 90% लोग कह रहे हैं हाँ, 10% लेकिन जो है ना भी कह रहे हैं। अब बात करेंगे आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का हाईटेक ऑफिस झंडेवालान स्थित केशव कुंज में बनकर तैयार हो गया है। 19 जनवरी को सर संचालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी संघ कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहली बैठक करेंगे। देखिए, साल 2016 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस भवन का भूमि पूजन किया था केशव कुंज में। अब उसी जगह पर आरएसएस के स्वयंसेवकों के लिए 300 कमरों का 13 मंजिलों का 3 टावर बनकर तैयार हो गया है। केशव कुंज अब नए स्वरूप में दिखेगा। केशव कुंज में अब बाहर से आने वाले स्वयंसेवकों के लिए 40 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें वो रह सकते हैं। बता दें कि आरएसएस का ये नया भवन 4 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखने में ये बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय से काफी बड़ा है। 5 लाख वर्ग फीट में फैली केशव कुंज में 13 मंजिलें 3 टावर हैं। इन टावरों में तकरीबन 300 कारों के लिए पार्किंग की भी जगह है। इसके साथ ही 1300 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले 3 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाए गए हैं। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उन्नीस 1925 में एक राष्ट्रवादी विचारधारा के छोटे से बीज के रूप में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में पूरे विश्व में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत और सामर्थ्य के प्रतीक यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ध्वज को हिंद की हवा में शान से लहराते हुए शताब्दी वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संघ ने अपने भवन को एक नया अवतार दिया है। जी हां, जिस संघ का संचालन 1962 से दिल्ली के केशव कुंज से हो रहा था, अब वही स्थान एक नए अवतार में सुसज्जित हो चुका है। संघ परिवार के 75,000 समर्पित कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के योगदान से निर्मित इस भवन की लागत 150 करोड़ है, जो करीब 4.25 एकड़ में फैला हुआ है। इस इमारत में 3 प्रमुख टावर बनाए गए हैं, साधना, प्रेरणा और अर्चना, जिनमें 300 कार्यालय कक्ष हैं। इस नए भवन में एक विशाल ऑडिटोरियम भी निर्मित किया गया है, जिसे दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल जी की स्मृति में समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि अशोक सिंघल जी की अगुवाई में ही राम मंदिर आंदोलन की बुनियाद पड़ी थी। दिवंगत अशोक सिंघल जी के नाम से बने इस ऑडिटोरियम में 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि दूसरे सम्मेलन हॉल में 650 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यह कार्यालय केवल प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि सेवा और ज्ञानवर्धन का केंद्र भी है। इसमें एक विस्तृत लाइब्रेरी, 5 बिस्तरों वाला हेल्थ क्लिनिक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। इससे क्षेत्र के गरीब तबके के लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे और बाहरी लोग भी यहाँ अध्ययन कर सकेंगे। इस नवनिर्मित भवन से आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी एवं महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जी 19 फरवरी से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके बाद 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आयोजित होगी। इस सभा में आरएसएस और इससे जुड़े संगठनों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सभा संगठन की दिशा, नीति और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए संघ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मानी जाती है। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो देश की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा को नई दिशा प्रदान करेंगे। बात करें इस नए भवन की,
तो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा पर अग्रसर रहने वाले संघ के इस नवीन कार्यालय का निर्माण केवल एक इमारत निर्माण नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती और राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 100 वर्षों की यात्रा में आरएसएस ने भारत के सांस्कृतिक गौरव, हिंदू समाज की एकजुटता और राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया है। यह भवन न केवल संघ कार्य को नई गति देगा, बल्कि राष्ट्र को भी अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ते हुए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस उपलब्धि पर सुदर्शन न्यूज गर्व का अनुभव करता है। यह केवल एक भवन का निर्माण नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा को और अधिक विस्तारित करने का एक नया सशक्त माध्यम है। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक यह केंद्र भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संघ का यह नया कार्यालय केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि यह राष्ट्रभक्ति, सेवा और संगठन का जीवंत स्वरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को आज यानी संसद के दोनों सदनों में एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट में आपत्तियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में इस रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की ओर से पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही बाधित हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध कर रहे सांसदों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि यदि असहमति नोट जोड़े जाते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों, विवादों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। वहीं राज्यसभा में विधेयक पर रिपोर्ट राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी द्वारा पेश की गई और सदन द्वारा स्वीकार कर ली गई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर डाला। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे विचारों को कुचलती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि रिपोर्ट को वापस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाए और फिर से पेश किया जाए। खड़गे ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की अपनी असहमति जो है वो रिपोर्ट है। उन नोट्स को हटाना और हमारे विचारों को कुचलना सही नहीं है। ये लोकतंत्र विरोधी है। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं है तो इसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। कई इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी खड़गे का समर्थन किया। अब शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया कि हमारे असहमति नोट को हटा दिया गया। खड़गे के दावों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि असहमति नोट रिपोर्ट में संलग्न थे और विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग भारतीय राज्य से इन्हें इंडियन स्टेट से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका इशारा पिछले साल राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के संदर्भ में था। इसी मामले पर देखिए आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है वो आपको सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है, तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने राज्यसभा में बताया अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शियर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता कि नहीं हटाना चाहिए तो चेयरमैन को बोल सकते हैं और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं। ये तो उनकी राजनीति है। वो लोग देखिए चुनाव हारते जा रहे हैं और ये दर्द की आवाज है। विपक्षियों की बात मत सुना करो। ये हारते जब ये हर हार का दर्द है तो उसमें एक बहाना है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ
ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल। अब इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगेगा, लेकिन मैं वही कहता हूं, विपक्ष को क्या हिंदुओं के हित की उतनी चिंता नहीं है जितनी मुसलमानों की ये बात करते हैं। और वक्फ, मैं बार बार हमने कहा है कि वक्फ की आवश्यकता क्या है और इसके लिए इतना रोना किस लिए रोया जा रहा है, इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता। संशोधन तो शुरुआत है, अंत में इसको हटा दिया जाना चाहिए। ये मुसलमानों के भी हित में है और ये गरीब मुसलमान बेहतर जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक मुख्य खबर जो है वो पाकिस्तान से आपको जाननी चाहिए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इन दिनों हाल बुरा है, भिखारी पाकिस्तान का। पाकिस्तान पाई पाई के लिए तरस रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक से उसको भगा दिया है कि भाई दूर हो जाओ, चले जाओ, हम पैसे नहीं देंगे। चीन कब्जा करने को तैयार खड़ा है। बहुत मुमकिन है कि बुरे वक्त में टपक रहे ये आंसू घड़ियाली हों। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानियों का दर्द फूट रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। इधर पाकिस्तानी जनता खून के आंसू रो रही है, वहीं हुक्मरानों ने कंगाली में भी मौज काटने का रास्ता निकाल लिया है। दरअसल पाकिस्तान में बम्पर इंक्रीमेंट हुआ है, यानी सैलरी बढ़ी है। किसकी? पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज, तमाम मंत्रियों और पाकिस्तानी असेंबली में बैठने वाले हर नेता का, वो भी 5, 10, 20, 50% नहीं, यानी 5, 10, 20, 50% इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि पूरे 200%, 200% इंक्रीमेंट हुआ है। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे ना। देखिए, ठीक ऐसे ही पाकिस्तानी आवाम भी ये खबर सुनकर सन्न रह गई कि 200% अपनी सैलरी बढ़ा ली इन नेताओं ने, 200% वेतन बढ़ा लिया। एक तरफ पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में नेताओं को 200% का अप्रेजल मिल रहा है, तनख्वाह उनकी बढ़ाई जा रही। खैर, माफ कीजिएगा, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। मन तो था और भी मुद्दों को आपके साथ साझा करने का, लेकिन कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। और ये कार्यक्रम अभी तो खत्म होता है, लेकिन रात को 12 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट रोजाना देखना ना भूलिएगा। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।